नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें उपभोक्ताओं की सहमति के बिना मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलना शामिल है। परिषद ने यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की चेतावनी दी है। दिल्ली नगर निगम ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए दाह संस्कार में गाय के गोबर के कंडों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। एमसीडी ने अधिकारियों को 4 श्मशान घाटों में केवल गोबर के कंडे इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। सत्या शर्मा ने कहा कि भविष्य में एक्सटेंशन केवल गोबर के कंडे इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगा। निगम गोबर के कंडे बनाने की मशीनें लगाएगा और डेयरियों के लिए भी यह अनिवार्य होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत म्यांमार सीमा पर पहली बार छापेमारी की। इस दौरान 35 लाख रुपए नकद और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। मिजोरम पुलिस द्वारा हेरोइन जब्ती के मामले के बाद यह जांच शुरू हुई। जांच में मिजोरम और गुजरात की कंपनियों के बीच वित्तीय संबंध पाए गए। साथ ही हवाला कारोबारियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा होने की जानकारी मिली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ से प्रभावित 30 शून्य से अधिक परिवारों को 377 करोड़ रुपए के मुआवजे का वितरण शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है। किसानों को फसल के परिवारों को नुकसान के लिए मुआवजा दिया जा रहा है और क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना अंतर्गत जनपद के सभी किसानों के लिए सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग बुधवार से शुरू हो गई है। पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। बुकिंग के लिए किसान को 5,000 रुपए टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम में 3.05 लाख किसानों के खातों में 238 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की। इस योजना से श्योपुर, हरदा, विदिशा समेत कई जिलों के किसानों को लाभ होगा। श्योपुर के धान किसानों को सबसे अधिक मुआवजा मिला है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आतंकवाद विरोधी रणनीति में निर्णायक बताया। उन्होंने भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता और जिम्मेदारी की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सेना ने हर चुनौती का सामना करने वाले में लचीलापन दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सर्दियों में तापमान गिरने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग आसानी से शिकार होते हैं। ठंड से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियां आम हैं। बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, पौष्टिक भोजन लें और नियमित रूप से हाथ धोएं। नैनीताल में बाबा नीब करौरी महाराज का 125वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उनका जन्म अकबरपुर में हुआ था और बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्म की ओर था। उन्होंने कम उम्र में ही घर त्याग दिया और साधना के पथ पर निकल पड़े। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। उनके मंदिर आज भी भक्तों को प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की रिंग रोड बनाने की घोषणा की है। उन्होंने सहकारिता मेले में स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की और कहा कि सरकार अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। सीएम ने अधिकारियों को अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और उपनल कर्मियों की मांगों पर विचार करने की बात कही। भारतीय डाक विभाग ने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब डाक और पार्सल को 24 से 48 घंटे में पहुंचाने की गारंटी दी जा रही है। स्पीड पोस्ट और पार्सल डिलीवरी में सुधार के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को तेजी से सेवाएं मिलेंगी। बिहार में सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब राज्य में यूपी का योगी मॉडल लागू होगा और इससे कानून व्यवस्था को नए स्तर पर सख्त और प्रभावी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी की तारीफ करते हुए कहा कि वे भारत के स्पेस सेक्टर को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और बताया कि भारत में 300 से ज्यादा स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। युवाओं ने प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन की शुरुआत की है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास में राज्य सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई के लिए विमान सेवा जल्द शुरू होगी। उन्होंने एयरपोर्ट का नाम फणीश्वर नाथ रेणु या भोला पासवान शास्त्री के नाम पर रखने की मांग फिर से दोहराई है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को हुआ था और उड़ान 5 योजना के तहत इसका विकास हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा में कच्चे तेल का व्यापार एक अहम मुद्दा होगा। रूस भारत को तेल खरीद पर छूट जारी रखने की पेशकश कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और भारत रूसी तेल का एक प्रमुख खरीदार है। भारत द्वारा तेल आयात कम करने से रूस चिंतित है। आगामी सम्मेलन में रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा होगी। नोएडा में वोटर वेरिफिकेशन का काम धीमा हो गया है क्योंकि बीएलओ को उर्दू नामों को समझने में दिक्कत हो रही है।
मतदाता सूची में कई नाम उर्दू में होने के कारण सत्यापन में समय लग रहा है। अधिकारियों ने बीएलओ को इस समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं ताकि काम समय पर पूरा हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता के साथ सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। अरविंद कुमार चौधरी ने विभागों के कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए निगरानी विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एसआईआर के कारण अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बना और ध्वजारोहण हुआ, यह देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत 6 रुपये सालाना मिलते हैं। नियम यह है कि एक परिवार में पति और पत्नी दोनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल एक ही पात्र होगा। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है, जिसके लिए आधार कार्ड और भूमि दस्तावेज जरूरी हैं। राम मंदिर बनने के बाद शहर में पर्यटकों की संख्या में 4 से 5 गुना तक वृद्धि हुई है। जनवरी-जून 2025 के बीच लगभग 23 करोड़ पर्यटक रामनगरी आ चुके हैं। अनुमान है कि इस साल के अंत तक करीब 50 करोड़ पर्यटक आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में सुबह की सैर के दौरान पर्यटकों और स्कूली बच्चों से बातचीत की। उन्होंने पर्यटकों को उत्तराखंड की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया और बच्चों को मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तराखंड में मेट्रो रेल परियोजना को नया रूप मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य सरकार एलिवेटेड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार है। राज्य कैबिनेट ने नियो मेट्रो परियोजना के प्रस्ताव को केंद्र की सलाह के अनुसार आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मेट्रो रेल कारपोरेशन जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार करेगा। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय श्रद्धालु एम रामलिंग राजू ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 9 करोड़ रुपए दान किए। यह दान पीएससी भवनों के नवीनीकरण के लिए दिया गया है। इससे पहले भी राजू ने 2012 में 16 करोड़ रुपए दान किए थे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने उनके योगदान की सराहना की और भविष्य में भी सहयोग की उम्मीद जताई। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे सुबह और शाम को ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है और 2 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। तापमान में गिरावट रबी फसलों के लिए अनुकूल है, जिससे किसानों को राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पंचायत चुनावों और प्रश्नकाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने चुनावों में देरी का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने संविधान दिवस पर भाजपा सरकार पर संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने संविधान बचाओ दिवस मनाते हुए कहा कि भाजपा वोट चोरी कर सरकार बना रही है और बाबा साहेब के दिए अधिकारों को छीनना चाहती है। उन्होंने सभी से संविधान की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध प्लैटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अवैध प्लैटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माण को रोकने के लिए जीडीए के नियमित अभियान का हिस्सा थी। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि अवैध प्लैटिंग से शहर के विकास पर बुरा असर पड़ता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोगा में किसानों से सीधा संवाद किया और पराली न जलाने वाले किसानों की सराहना की। उन्होंने रणसिंह कलां गांव के किसानों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने पराली को खेतों में मिलाकर खाद बनाई, जिससे रासायनिक खाद का उपयोग कम हुआ। उन्होंने इस पहल को देश भर के किसानों के लिए मिसाल बताया। अमेरिका ने चीन के 178 औद्योगिक और मेडिकल उत्पादों पर टैरिफ छूट को करीब 1 साल बढ़ा दिया है। ये सभी छूट 29 नवंबर को खत्म होने वाले थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका चीन के बीच व्यापार में कई महीनों से जारी तनाव थोड़ा कम हुआ है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर फैसला बातचीत के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि यह निर्णय अकेले नहीं बल्कि सामूहिक रूप से लिया जाएगा। उन्होंने बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस पर पूरा हाईकमान फैसला करेगा। हरियाणा गौशाला सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने पानीपत की गौशालाओं का निरीक्षण कर गोवंश संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने गौशालाओं को बेसहारा गोवंश रखने की क्षमता बढ़ाने और देसी गायों के संवर्धन में योगदान देने का आह्वान किया। सरकार ने गौशालाओं के विकास के लिए 2.82 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है और सभी गोवंश का टीकाकरण पूरा हो चुका है। भारत और फ्रांस की वायु सेनाएं इन दिनों फ्रांस में चल रहे द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास गरुड़ 2025 में एक साथ कई तरह के ऑपरेशन कर रही हैं। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और युद्धक क्षमता को और मजबूत बनाना है। बड़गाम के डीसी ने आवारा कुत्तों के खतरे को देखते हुए स्कूलों और अस्पतालों के आसपास विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। नगरपालिका और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से कुत्तों को पकड़कर टीकाकरण करेंगे और पुनर्वासित करेंगे। डीसी ने नागरिकों से सहयोग करने और पालतू कुत्तों को सड़कों पर न छोड़ने की अपील की है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत फिरोजाबाद के कांच हस्तशिल्प व्यापारियों को माल ढुलाई पर अधिक सब्सिडी मिलेगी।
इस निर्णय से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यह नीति उत्तर प्रदेश से निर्यात बढ़ाने में सहायक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की यात्रा पर भुवनेश्वर पहुंची, जहां हवाई अड्डे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी, जिससे ओडिशा में विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विस्तार पर ध्यान दे रही है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, जिसमें 98 लाख से अधिक नागरिकों ने सुझाव दिए हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई नीतियां लागू कर रही है, जिससे राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कृषि विभाग पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त हो गया है। सैटेलाइट से निरीक्षण कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव बढ़ गया है। जनरल आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने। वे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होंगे और उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब सीधे मुनीर के पास होगा। उन्हें राष्ट्रपति जैसी कानूनी सुरक्षा भी मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय उप कप्तान ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से शर्मनाक हार के बाद फैंस से माफी मांगी है। गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 408 रनों से हरा दिया था। पंत ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अंचल कार्यालयों को बिचौलियों से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। हर नागरिक को राजस्व सेवाएं आसानी से मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। अंचल कार्यालयों में वीएलआई की मौजूदगी से लोगों को सही जानकारी और ऑनलाइन सेवा मिलेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और काम समय पर होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीवन पर आधारित पुस्तक पुष्कर धामी हिमालय की जीवंत ऊष्मा का विमोचन किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य के विकास की सराहना की और लेखिका की संभावना पंथ के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। गुरुग्राम और मानेसर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मानेसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 तक पहुंच गया है। औद्योगिक इकाइयों का धुआं, कचरा जलाना और निर्माण कार्य प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण कम करने के लिए कचरा जलाने से बचने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जापान की कंपनियों को राज्य में निवेश करने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने जापानी कंपनियों को 2026 में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया, ताकि राज्य में निवेश की संभावनाओं को तलाशा जा सके। सीतामढ़ी जिले में छोटे किसानों को कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 8 हायरिंग सेंटर खुलेंगे। सरकार द्वारा अनुदानित दर पर कृषि यंत्र मिलेंगे, जिससे किसान आधुनिक खेती कर सकेंगे। इन केंद्रों पर बुआई से कटाई तक के उपकरण उपलब्ध होंगे। चयनित सेंटरों को परमिट दे दिया गया है और उपकरणों की मासिक समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में एसआईआर फॉर्म भरकर कार्यकर्ताओं से इसे अपडेट कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी गड़बड़ी की सूचना पार्टी को दें। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के निर्माणाधीन स्मारक का निरीक्षण भी किया। शिवपाल सिंह यादव ने भी एसआईआर फॉर्म भरा। पार्टी नेताओं का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। चक्रधरपुर रेल मंडल के नुआगांव बिशपुर सेक्शन में जंगली हाथियों के आतंक से रेलकर्मी और ग्रामीण दहशत में हैं। सूर्यास्त के बाद हाथियों का झुंड रेल पटरियों के पास पहुंच जाता है, जिससे नाइट पेट्रोलिंग करने वाले ट्रैकमैनों को जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने रेल प्रशासन और वन विभाग से तत्काल समाधान की मांग की है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीडीए फसाड लाइटिंग परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना के तहत काशी के 10 प्रमुख स्थलों पर लाइटिंग की जाएगी, जिससे रात में इन स्थलों की भव्यता और बढ़ेगी। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और कई मंदिरों को इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य काशी को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। हंगकांग में 7 आवासीय इमारतों में भीषण आग लगने से 75 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बचाव कार्य जारी है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हांगकांग सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत कोष बनाया है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शोक व्यक्त किया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नवीनीकरण कंपनी के निदेशक गिरफ्तार। शिवपुरी में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कथा में 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दिव्य दरबार के बारे में शास्त्री जी ने श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान किया और 30 नवंबर को फिर से दरबार लगाने की घोषणा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिव प्रतिमा के लिए भूमि पूजन का वादा किया।
पूर्वोत्तर रेलवे की सहजनवा दोहरी घाट नई रेल लाइन परियोजना के तहत 11 नए स्टेशन बनेंगे। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी, जिसमें पहले चरण में सहजनवा से बांसगांव तक लाइन बिछाई जाएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इस रेल लाइन से गोरखपुर, वाराणसी, छपरा और प्रयागराज के लिए नया मार्ग खुलेगा, जिससे पूर्वांचल के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। शाला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा विधायकों से केंद्र से मिले 5,000 करोड़ के अनुदान पर नोटिफिकेशन दिखाने को कहा। भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने केंद्रीय योजनाओं से 4,800 करोड़ मिलने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से मिला धन राज्य का हक है और राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज जारी किया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चाउमीन और चिप्स की लूट का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में भोजन परोसने के दौरान लोगों में लूट मच गई। वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों में कार्रवाई का डर है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने एक हाईटेक योजना बनाई है। इस योजना के तहत शहर के रोड सिस्टम को बदला जाएगा। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रूट तय कर उस पर ऑटो रिक्शा कर्मचारी के रूट तय कर उस पर ऑटो ई रिक्शा की संख्या निर्धारित कर प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा है। इसी ने बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र की देरी पर नाराजगी जताई है। संस्थानों को समय पर परीक्षा कराने और डिग्री देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूजीसी सचिव ने कहा कि देरी से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। यूजीसी दाखिले की प्रक्रिया पर भी नजर रखेगी ताकि सत्र समय पर शुरू हो सके। इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने पुलिस को जमानत याचिका पर जवाब देने का नोटिस जारी किया है। पुलिस ने आरोपियों पर सड़क बाधित करने और माओवादी नेता के समर्थन में नारे लगाने का आरोप लगाया है, जबकि बचाव पक्ष ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन का हब बनेगा। टेस्ला का पहला ऑल इन वन सेंटर गुरुग्राम में शुरू होगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य ईवी निर्माताओं को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है।